हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपका अपने चैनल ग्रेटेस्ट स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने बाल विकास की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें कि हम आपके लिए लाए हैं बाल विकास की इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें हम संपूर्ण बाल विकास को टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका सिलेक्शन। जिन्होंने भी वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि ये जो नोट्स है इनका कंटेंट सबसे दमदार और धांसू है। सो बिना स्किप किए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बाल विकास की अवस्थाएं। लेकिन आज का ये जो पार्ट 2 है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम 5 मिनट में पुराना रिवाइज करते हैं। देखिए, अभी तक हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि बाल विकास की अवधारणा है। बाल विकास की जो अवधारणा होती है उनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी करी थी। तो हमने देखा था कि मनोविज्ञान की ब्रांच है बाल विकास। बाल विकास क्या है? मनोविज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसको कि बाल मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। बाल विकास में हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की स्टडी करते हैं, और बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक की स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। इंग्लिश में इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। और ये जो साइकोलॉजी वर्ड है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। साइकी मतलब होता है आत्मा, यानी कि सोल। लोगोस मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब क्या हो गया? आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो साइकोलॉजी है ये दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच है। यानी कि आप ऐसा देख सकते हैं, दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं फिलोसफी। फिलोसफी से अलग हुई साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी यानी कि फिलोसफी की जो ब्रांच है वो साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी की ब्रांच क्या है? मनोविज्ञान है। दर्शन शास्त्र की ब्रांच साइकोलॉजी है, यानी कि आत्मा का विज्ञान है, और आत्मा का विज्ञान या जिसको हम कह सकते हैं मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की शाखा क्या है? बाल विकास। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु है। मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। ये नहीं दिया तो ये आंसर जाएगा, यानी कि अगर विलियम जेम्स ऑप्शन में नहीं है, आपसे पूछा गया कि मनोविज्ञान के जनक कौन है और विलियम जेम्स ऑप्शन में नहीं है, तो आप जनक इसके अरस्तु लगा सकते हैं। और अगर दोनों ऑप्शन में है विलियम जेम्स और अरस्तु, तो आंसर जो जाएगा मनोविज्ञान के जनक का वो जाएगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसको कि मनोविज्ञान की नींव या आधार भी कहा गया है। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो शब्द है वो रोडोल्फ गोल्कोय ने दिया। साइकोलॉजी वर्ड यानी कि मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? मनोविज्ञान शब्द की पूछे तो रोडोल्फ गोल्कोय। और प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंड। सामान्य मनोविज्ञान का जनक तो विलियम जेम्स, और प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम वुंड। विलियम वुंड ने क्या किया था? 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी थी, और यह प्रयोगशाला है यह जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित करी थी, जिसको कि आज कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि साइकोलॉजी का विकास क्रम। तो साइकोलॉजी का विकास क्रम सबसे पहले 16वीं शताब्दी में क्या आया था? आत्मा का विज्ञान, जिसको सपोर्ट किया था अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। उसके बाद ये 16वीं शताब्दी के लास्ट तक चला। उसके बाद 17वीं शताब्दी में आ गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान, जिसके सपोर्टर कौन कौन थे? पैम्पोलॉजी, लॉक, बर्कली और थैम्सरीड। ये भी 18वीं शताब्दी तक चला। और उसके बाद फिर 19वीं शताब्दी में क्या आ गया? चेतना का विज्ञान, जिसके सपोर्टर कौन थे? विलियम वुंड, विलियम जेम्स, जेम्स ली और वाइट्स। इसके बाद ये जो चेतना का विज्ञान है इसका विरोध किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने। और किस बुक में किया था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। विलियम मैकडूगल ने किस आधार पर किया था इसका विरोध? तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सिगमंड फ्राइड। इन्होंने मन की तुलना बर्फ़ के टुकड़े से की। जिस तरह से बर्फ़ के टुकड़े को हम पानी में डुबोते हैं तो वो 9% पानी के नीचे और 1% पानी के ऊपर होता है। इसी तरह से इन्होंने मन के भी 3 टुकड़े किए कि जो हमारा मन है उसकी भी 3 अवस्थाएं होती है, जैसे कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, जिसमें से ज़्यादातर हिस्सा यानी कि 90% जो है वो अचेतन होता है, यानी कि सुप्त अवस्था में होता है।
फिर लास्ट में 20वीं शताब्दी में क्या आ गया, व्यवहार का विज्ञान, जिसके सपोर्टर कौन कौन थे, वॉटसन, पावलोव, थर्नडाइक, स्किनर, मैकडूगल, क्लार्क, हल। अगर आपसे व्यवहार के विज्ञान के जनक पूछा जाए तो आप लगाएंगे वॉटसन। वॉटसन ही लेकर आए थे व्यवहार का विज्ञान। तो आप देख सकते हैं इसका विकास क्रम, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे, आम चाव, आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। उसके बाद देखिए बाल विकास, जॉन लॉक ने सर्वप्रथम अध्ययन किया। ठीक है, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, जॉन लॉक ने। और बाल विकास के जनक कौन है, तो स्टैनली हॉल। उसके बाद वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी ने 1774 में, यानी कि 18वीं शताब्दी में। और इन्होंने क्या किया था, खुद के बच्चे पर, जो कि 3.5 साल का था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बेबी बायोग्राफी, बाल मनोविज्ञान। इसका ही हिंदी रूपांतरण है। उसके बाद हमने पार्ट 1 में देखा था बाल अध्ययन आंदोलन। बाल अध्ययन आंदोलन की स्थापना जो है वो 1893 में अमेरिका से शुरू हुई। ठीक है, विश्व में अगर पूछा जाए तो आप लगाओगे अमेरिका 1893। किसने की थी, स्टैनली हॉल ने। बाल विकास का जनक भी कहा जाता है स्टैनली हॉल को। ठीक है, बाल विकास का जनक कहा जाता है। और भारत में अगर बाल अध्ययन आंदोलन की बात की जाए तो 1930 लगाएंगे आप, कोलकाता में। प्रथम बाल सुधार गृह जो है वो 1887 में हुआ। उसके बाद विकास और वृद्धि में हमने अंतर देखा था। तो विकास जो है वो बहुमुखी है, जबकि वृद्धि जो है वो एक पक्षीय है। विकास आंतरिक बाह्य दोनों हो सकता है, लेकिन वृद्धि जो है वो केवल बाहरी होती है। विकास का मापन संभव नहीं है, लेकिन वृद्धि का मापन संभव है। विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक होता है, जबकि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक और संख्यात्मक होती है। विकास जो है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वृद्धि जो है वो दिखाई देती है। विकास की एक पर्टिकुलर दिशा होती है, लेकिन वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती। विकास जो है वो सिर से पैर तक होता है। वृद्धि को हम नहीं कह सकते कि कहाँ से कहाँ तक होगा। विकास का जो क्रम है वो इस प्रकार होता है, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। ठीक है, लेकिन इसका विकास क्रम पर्टिकुलर नहीं होता है। और विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन जो वृद्धि है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है, एक पर्टिकुलर एज पे जाके वो रुक जाती है। तो ये हो गया हमारा रिवीजन, जो कि पार्ट 1 का था। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए, वैसे तो कई सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अलग अलग अवस्थाएं बताई है बाल विकास के बारे में, लेकिन उनमें से जो सबसे फेमस है वो है डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। तो डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन ने क्या किया कि सारी अवस्थाओं को 4 भागों में डिवाइड किया। पहली शेषावस्था, जिनकी उम्र इन्होंने निर्धारित करी थी जन्म से 5 या 6 वर्ष। उसके बाद सेकंड अवस्था इन्होंने बताई बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। तीसरी इन्होंने बताई किशोरावस्था, 13 से 18 यानी कि 13 से 18 वर्ष। और फोर्थ इन्होंने बताई प्रौढ़ावस्था, 19 वर्ष के बाद। ठीक है, तो इन्होंने संपूर्ण जीवन काल को 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया। किसने किया, डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन। सबसे फेमस जो अवस्थाएं हैं वो डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन की है। ये जैन नहीं है, इसको जॉन कर लीजिए। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं गर्भावस्था से। तो गर्भावस्था 0 से जन्म, 0 मतलब आप देख सकते हैं जब से गर्भ धारण हुआ है से लेकर जन्म तक, तो बालक का विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। आपको पता है कि गर्भावस्था से ही वो प्रारंभ हो जाता है बाल विकास, या जिसे हम कहते हैं बालक का विकास। 0 से 2 सप्ताह की जो अवस्था है उसको बीजावस्था के नाम से जाना जाता है, जिसको डिम्बावस्था या अंडानुमा, डिम्बावस्था भी कहते हैं। उसमें जो बालक है वो अंडानुमा होता है ना, 0 से 2 सप्ताह। उसके बाद 2 सप्ताह से लेकर 2 माह भ्रूणावस्था, जिसको कोई पिंडावस्था भी कहा जाता है। 2 माह से जन्म गर्भ विकास काल इसको कहा जाता है। 2 माह से लेकर जन्म तक का जो अवस्था है इसको कहा जाता है गर्भ विकास काल। इसके बाद देखेंगे गर्भ काल का समय। गर्भ काल का जो समय होता है ना, वो कम से कम होता है 180 दिन, यानी कि 6 मासी।
मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा होता है 330 दिन यानी कि 11 माही, और सामान्य होता है 280 दिन यानी कि 9 माह 10 दिन। उसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट। बालक का जो विकास है वो 3 लेयर से मिलकर बनता है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, यानी कि सबसे अंदरूनी जिसको कि आंतरिक, मध्य और बाहरी। सबसे अंदर वाले को एंडोडर्म कहते हैं जिससे कि हृदय और इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। बीच वाले को कहते हैं मेसोडर्म जिससे कि मांसपेशियाँ डेवलप होती है, और बाहरी एंडोडर्म जिससे कि त्वचा डेवलप होती है बच्चे की। उसके बाद फर्स्ट है शेषावस्था। अब हम डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन की फर्स्ट अवस्था जो उन्होंने दी थी शेषावस्था, उसके बारे में स्टडी करेंगे। शेषावस्था जिसको कि इंग्लिश में इन्फेंसी कहा जाता है, जिसकी उम्र 0 से 5 या 0 से 6 वर्ष बताई गई है। सीखने का आदर्श काल वेलेंटाइन ने कहा, वेलेंटाइन लॉसपेरी जिन्होंने सीखने का आदर्श काल कहा है किसको, शेषावस्था को। खिलौने की आयु, इसके अदर नेम क्या क्या हो सकते हैं, भावी जीवन की आधारशिला यानी कि होने वाले जीवन की आधारशिला है ये। संस्कारों के विकास की आयु इसको कहा गया है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल इसको कहा गया है। सीखने का स्वर्णकाल इसको कहा गया है। पूर्व प्राथमिक बाल विद्यालय की आयु भी इसको कहा गया है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु, क्योंकि विद्यालय की आयु क्या है 5 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये 3 से 6 विद्यालय की पूर्व प्राथमिक आयु जो है वो 3 से 6। उसके बाद देखेंगे कि विद्वान लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है, जैसे कि क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। सिगमंड फ्राइड ने बोला है कि जो बनना है वो 4-5 साल में ही बन जाएगा, यानी कि बालक को जो भी बनना होता है ना वो 4-5 साल में ही बन जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ऐसा तो होता नहीं है ना, 4-5 साल में बन जाएगा। हो सकता है कि पहले उसका पढ़ने में मन नहीं लगता हो, लेकिन बाद में उसका पढ़ने में अच्छा मन लगा, है ना। तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हो कि सिगमंड फ्राइड, फ्राइड मतलब फ्रॉड, है ना, क्योंकि फ्रॉड ही लग रही है ये डेफिनेशन। 4 से 5 सालों में जो है वो हम निर्धारित नहीं कर सकते कि बच्चा क्या बनेगा। तो इनकी डेफिनेशन को रीड करने के बाद हमको क्या लगा, ऐसा लगा जैसे कि ये फ्रॉड है ना। 4 से 5 सालों में हम ये नहीं बता सकते कि बच्चे को ये बनना है या ये बनना है। तो उससे हमें याद रखेंगे। थर्नडाइक ने कहा था कि 3 से 6 वर्ष का बालक प्राय अर्ध स्वप्नों में खोया रहता है। ठीक है, 3 से 6 वर्ष का जो बालक है वो अर्ध स्वप्नों में खोया रहता है। तो देखिए अर्ध स्वप्न यानी कि सपने कब आते हैं, रात को, और रात कैसी होती है, काली, और डाई कैसी होती है, काली। तो इससे याद रख सकते हैं कि थर्नडाइक यानी कि काली डाई और काली रात। न्यूमैन न्यूमैन ने क्या कहा था, 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील है, यानी कि 5 वर्ष तक बच्चे को जो भी सिखाओगे आप वो सीख जाएगा। तो नया बच्चा क्या करता है, ग्रहण करता है, उसको जो भी सिखाओगे वो सीख जाता है। ब्रिजेस ने क्या कहा था, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यानी कि जितने भी जैसे कि सुख दुख की अवस्थाओं को महसूस करने लगता है ना, स्माइल वगैरह वो करने लगता है। संवेग मतलब होता है भाव, तो भाव उसमें आने लगते हैं। 2 वर्ष का जो बच्चा है उनमें भाव या संवेगों का विकास हो जाता है। जन्म के समय बच्चे में संवेग नहीं उत्तेजना पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जन्म के समय बच्चा क्यों रोता है या बालक क्यों रोता है, तो आप उसमें संवेग नहीं लगाओगे, क्योंकि संवेगों का विकास जो है वो 2 वर्ष तक की उम्र में जाके डेवलप होता है। आप लगाओगे उत्तेजना के कारण। जन्म के समय बच्चा क्यों रोता है, उत्तेजना के कारण। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शेषावस्था की विशेषताएं। तो शेषावस्था की विशेषताएं क्या होती है, फर्स्ट कल्पनाशील, अनुकरण की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति, पराश्रित, ये जो होता है ना पराश्रितता, इसका मतलब होता है दूसरों पर निर्भर। आपने देखा होगा कि शेषावस्था का जो बच्चा है, जो इस अवस्था में जो बालक है वो खुद से कुछ नहीं कर पाता, पूरी तरह से वो डिपेंड रहता है किसी पर। नैतिकता का अभाव होता है इसमें। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। स्वार्थी और सुकेंद्रित होता है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर लाए घर के अंदर तो वो खुद ही रख लेता है उनको। सामाजिकता का अभाव, उसको सामाजिकता का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होती उस टाइम पे। शारीरिक क्रियाओं में संवेदना से सीखना, यानी कि शारीरिक क्रियाओं में वो किससे सीखता है, संवेदनाओं से। अंतर्मुखी होता है, यानी कि खुद से मतलब होता है उसको। आत्म प्रेम, खुद से ही प्रेम होता है, दोनों का मीनिंग एक ही है।
सीखने की तीव्रता, इसमें वो ज़्यादा सीखता है, यानी कि आपसे क्वेश्चन भी करता है वो कि ये क्या है, ये क्या है। और विपरीत लिंग से लगाव, विपरीत लिंग से लगाव होता है। जैसे कि अगर लड़की है तो उसका लगाव पिता की तरफ होगा, और लड़का है तो उसका लगाव माता की तरफ होगा। ये क्यों होता है? एक ग्लैंड यानी कि ग्रंथि पाई जाती है लड़की में, इलेक्ट्रा ग्रंथि, और लड़कों में एडिपस ग्रंथि। इस ग्रंथि के कारण ऐसा होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, जो जन्म से साथ लाया है। और वो कैसा व्यवहार करता है? वो वैसा व्यवहार करता है जो कि वो जन्म से ही साथ लाया है, जिसको कहा जाता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। उसके बाद देखेंगे चाइल्डहुड। ये अवस्थाएं हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन। आप ध्यान रखेंगे, डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन के अकॉर्डिंग हम ये सारी अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन। सबसे फेमस जो अवस्थाएं हैं वो डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन ने ही दिए, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं वो शिशुअवस्था, और सेकंड हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था, जिसको कि इंग्लिश में चाइल्डहुड कहा गया है। इसकी जो आयु है 6 से 12 वर्ष। विद्यालय की प्रारंभिक अवस्था इसको कहा गया है। जीवन का निर्माण काल इसको कहा गया है। जीवन का निर्माण काल किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने। जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? कोलगेट और ब्रुश में अनोखा संबंध है, यानी कि कॉल एंड ब्रुश। कॉल और ब्रुश में क्या है? अनोखा संबंध है। तो इस तरह से आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, मूर्त चिंतन की अवस्था। जो दिखता है उसी के बारे में सोचता है, यानी कि जो बालक है बाल्यावस्था वाला जो बालक है वो मूर्त चिंतन कर सकता है, यानी कि जो वस्तु आप उसको दिखाओगे उसी के बारे में वो सोच सकता है। फोर्थ, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था। किलपैट्रिक ने कहा था, किलपैट्रिक ने क्या कहा था कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है ये। ठीक है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि जब आपके पैर में कील चुभ जाती है तो बड़ी द्वंदात्मक अवस्था हो जाती है। किलपैट्रिक है ना, कील ने क्या कहा था? द्वंदात्मक। कील चुभने पर द्वंदात्मक स्थिति हो जाती है। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, जॉन्स सिम्पसन ने कहा था। और कॉलसैनिक ने क्या कहा था कि बाल्यावस्था में बालक को आनंद प्राप्त करने वाली कहानियों से नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। कॉल सैनिक, आपने देखा होगा कि जो सैनिक है वो हमेशा नैतिक शिक्षा में संपूर्ण रहते हैं, नैतिक शिक्षा से संपूर्ण रहते हैं। ये यूँ कहें कि सैनिक में सबसे ज़्यादा नैतिक शिक्षा पाई जाती है। तो यहाँ से आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं उसको। बाल्यावस्था में बालक को आनंद प्राप्त करने वाली कहानियों से नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए विशेषताएं। बाल्यावस्था की क्या विशेषता होती है? बाल्यावस्थाओं की विशेषता होती है जिज्ञासा की प्रबलता। इसमें जिज्ञासा की प्रबलता होती है, यानी कि वहाँ भी जिज्ञासा थी शैशवावस्था में, लेकिन वहाँ बच्चा जिद नहीं कर सकता था। यानी कि अगर आपने उसको नहीं बताया तो वो जिद नहीं करेगा, लेकिन अगर बाल्यावस्था में उसको उसके बारे में नहीं बताया तो फिर वो जिद करने लगता है। इसलिए इसको कहा जाता है जिज्ञासा की प्रबलता। खेल में अत्यधिक रुचि। आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं वो खेल में ज़्यादातर उनकी रुचि होती है। सामूहिक खेलों की भावना है, और कैसे खेलते हैं? वो समूह बना के खेलते हैं। वास्तविक जगत से संबंध, यहाँ पर जो है वो वास्तविक जगत से संबंध स्थापित करने लगता है बच्चा धीरे धीरे। समलिंगीय समूह का भावना, यानी कि यहाँ तक आते आते बच्चे में समलिंगीय समूह की भावना स्थापित हो जाती है, यानी कि बॉय जो है वो बॉयज़ के साथ खेलते हैं और गर्ल जो है गर्ल्स के साथ खेलती हैं। निर्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, यानी कि बच्चा जो है वो ऐसे ही, कोई उसका उद्देश्य नहीं है, वो घूमने लग जाता है, इधर उधर घूमता रहता है। संग्रह की प्रवृत्ति, वो इकट्ठे करने लगता है अपनी चीज़ें। आत्मनिर्भरता की भावना, बाल्यावस्था में आकर बच्चा जो है वो आत्मनिर्भर होने लगता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद, सृजनशीलता की भावना है, दोनों एक ही है। नैतिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। रुचियों का विकास, मैं की भावना के स्थान पर हम की भावना का विकास, यानी कि शिशुअवस्था में क्या था कि बच्चे के घर में जो भी खाने पीने की चीज़ आई वो सब मेरी है, ऐसा बच्चा करता था। लेकिन अब बाल्यावस्था में मैं की भावना ना रख के हम की भावना आने लग गई। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, यहाँ पे शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो थोड़ा धीमे होने लगता है। शिशुअवस्था में फास्ट होता है, लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ा धीमा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो एज है वो है 13 से 19। आप इस तरह से लिख सकते हो कि एडोलसेंस क्या होता है? टीनेजर।
और टीन यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 13 से 19 या फिर 18 की जो अवस्था है उसको किशोर अवस्था कहा जाता है, जिसको कि इंग्लिश में एडोलसेंस कहा जाता है। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हम किसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन की अवस्थाओं के बारे में। सर्वश्रेष्ठ अवस्थाएं डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन ने ही दी थी। और हाँ दोस्तों, मेरा ध्यान नहीं रहता है पढ़ाई पे, है ना, मैं आपको पढ़ाई करा रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलता आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, ये सब तो आप खुद पहले ही कर चुके हैं। तो देखिए, किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस, टीनेज 13 से 19 होता है। ये जो किशोर अवस्था है वो एडोलसेंस शब्द से बना है, और जो एडोलसेंस है ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस पुस्तक स्टैनली हॉल 1904। जनक किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के जनक कौन है, स्टैनली हॉल। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एडोलसेंस 1904 में। अब इसको क्या क्या कहा गया है, जीवन का कठिन काल कहा गया है इसको, किलपैट्रिक के द्वारा। किलपैट्रिक ने क्या कहा था इसको, जीवन का कठिन काल। उलझन की अवस्था है इसको कहा गया है। आंधी तूफान की अवस्था इसको कहा गया है, किसको, किशोर अवस्था को। आंधी तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा है, जो कि जनक भी है किसके, किशोर अवस्था के। दुखों की अवस्था इसको कहा गया है। तनाव व संघर्ष की अवस्था इसको कहा गया है। समस्याओं की आयु कहा गया है। जीवन का स्वर्णकाल इसको कहा गया है। बसंत ऋतु की अवस्था इसको कहा गया है। किशोर अवस्था के नाम है ये। इसके बाद और भी इसका नाम है, जैसे कि पतझड़ ऋतु की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, अत्यधिक वृद्धि व विकास की अवस्था, ये सब इसके नाम है। उसके बाद देखते हैं महान लोगों ने इनके बारे में क्या कहा है। कॉल एंड ब्रूस, कॉल एंड ब्रूस ने किशोर अवस्था के बारे में कहा है कि किशोर अवस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन, संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होने लगता है, तो किशोर अवस्था का आगमन का संकेत है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि किशोर अवस्था वर्तमान शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि किशोर अवस्था वर्तमान शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है। वेलेंटाइन ने कहा है कि किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। बच्चा जो है वो, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो किशोर अवस्था में वो आपराधिक प्रवृत्ति करने लगता है, ये वेलेंटाइन ने कहा। कॉलसैनिक ने कहा कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। अगर उनके अनुसार जो प्रौढ़ है यानी कि बड़े व्यक्ति है वो उनका अकॉर्डिंग या फिर उनकी सोच के हिसाब से वो नहीं चलते हैं, तो फिर वो प्रौढ़ों को यानी कि बड़ों को अपने मार्ग में बाधा समझने लगते हैं। उसके बाद देखिए विशेषताएं, यानी कि किशोर अवस्था की विशेषता क्या होती है। दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति, इसमें सपनों में खोया रहता है बालक। कल्पना का बाहुल्य, हमेशा वो कल्पना में ही खोया रहता है। अपराध प्रवृत्ति का विकार, है ना, इसमें जो है आपराधिक प्रवृत्ति का विकास होता है। सुख व आनंद की चाह, समाज सेवा की भावना, विषम लिंगीय भावना। यहाँ पर जो विषम लिंगीय भावना है वो बॉय और गर्ल के प्रति है। शिशु अवस्था में भी था, लेकिन वो माता और पिता के प्रति था। वीर पूजा या नायक पूजा, यानी कि जो बालक है वो अपने आइडियल पर्सन को फॉलो करने लगता है। अब वो वीर यानी कि वीर हो सकते हैं या फिर नायक हो सकते हैं। सामाजिक स्वीकृति की भावना, संपूर्ण विकास, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक, यानी कि इस अवस्था में संपूर्ण विकास हो जाता है बालक का, शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक। व्यवसाय चुनाव की समस्या, इसमें ही जो बालक है उसको व्यवसाय चुनाव की समस्या आने लगती है। विचारों में मतभेद होता है। विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। ईश्वर और धर्म में विश्वास या अविश्वास, कहने का मतलब ये है कि अगर उसको अविश्वास करेगा, वो ईश्वर या धर्म को नहीं मानेगा तो फिर नहीं मानेगा, और अगर विश्वास करेगा तो वो भी जमकर करेगा। चरित्र निर्माण काल, इसी में चरित्र का निर्माण होता है। आत्म संप्रत्य की भावना, घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता, स्थिरता व समायोजन के अभाव, संवेगों का वेग।
इसमें संवेगों का वेग जो है वो बहुत प्रबल होता है। तो ये था दोस्तों बाल विकास की अवधारणाओं में, बाल विकास की अवधारणाओं के बाद का टॉपिक है ये बाल विकास की अवस्थाएं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे पार्ट 3, विकास के सिद्धांत एवं प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि विकास के सिद्धांत एवं प्रभावित करने वाले कारक, ये पार्ट 3 में लगाएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों आने वाले जितने भी वीडियोस है उसमें हम ट्रिक से आपको सब डेफिनेशंस याद करवाएंगे और ट्रिक ऐसे बताएंगे जिनको कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।